गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। मैं हूं जमील सुखेरा और मेरे साथ हैं हंसती मुस्कुराती हुई हिना नियाज़ी। Thank you, Jameel. Good morning. I hope you're well. I'm good. How are you? I am good too. उम्मीद I'm करते good हैं कि too. हमारे नाज़रीन, हमें देखने वाले भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज की अच्छी बात है मुस्कुराहट जनाब। मुस्कुराहट बांटने में और मुस्कुराहट हर वक्त अपने चेहरे पर सजाने में कोई बिल नहीं आता, कोई खर्चा नहीं आता। Exactly. लेकिन आपका पर्सनालिटी में ये वैल्यू एडेड है कि आपको लोग हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, मेरे साथ है हंसती मुस्कुराती हुई हिना नियाज़ी, ठीक है। तो हर कोई अगर आपके इर्द गिर्द हंसता मुस्कुराता रहे तो यकीन जाने ये टेंशन, डिप्रेशन और परेशानी जो है इस दुनिया से बहुत कम हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा जमील, रिसर्च कहती है कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जाहिरी बात है हम पहले इंसान को देखते हैं और फिर हम बात करते हैं जब भी, तो हमारी जो आंखें सबसे पहले अट्रैक्ट होती हैं वो एक स्माइल को देख के अट्रैक्ट होती हैं। तो जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करें, किसी से मिलें, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके चेहरे पर एक खुशगवार स्माइल होनी चाहिए। तो इसी स्माइल की बात करते हैं। बहुत सी हमें लगता है कि मुस्कुराना या स्माइल करना जो है वो शायद एक ही उसकी किस्म होती है, या स्माइल जो हम कर रहे होते हैं यूजुअली हमें तो पता ही नहीं है कि 19 टाइप्स ऑफ स्माइल्स हैं। डोंट से दैट। 19 किस्में, एग्जैक्टली 19 जो हैं उसकी इकसाम होती हैं स्माइल्स की। मतलब अब आप हमें स्माइल्स की इकसाम बताएंगे? एग्जैक्टली हमारा, मैं नोट करता हूँ। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूं कि रिसर्च कहती है कि आपके ब्रेन से टाइनी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जिनका नाम है न्यूरोपेप्टाइड्स। ये जब रिलीज होते हैं तो आप स्माइल करते हैं, और स्माइल जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी में जो है वो स्ट्रेस कम हो जाता है और आपका जो स्माइल डॉक्टर प्लीज एग्जाम बताइए। अच्छा, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्माइल्स, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पोलाइट स्माइल की। पोलाइट स्माइल होती है जी, और ब्रॉडली अगर हम बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग 3 बेसिक टाइप्स आप उसको आइडेंटिफाई कर लें, जिसमें जो है स्माइल्स ऑफ रिवॉर्ड है, जब आपको कोई इनाम मिलता है, जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आप जब स्माइल करते हैं। फिर स्माइल ऑफ एफिलिएशन आ जाती है और वो भी बड़ी अच्छी स्माइल है। स्माइल ऑफ डोमिनेंस थोड़ी सी नेगेटिव होती है, जब आप किसी पे डोमिनेट करना चाह रहे होते हैं, थोड़े से एरोगेंस में आके जब आप स्माइल करते हैं, अक्सर आपकी स्माइल में वो सिनिकल जो है हमें एलिमेंट नजर आता है, तो वो जो है स्माइल ऑफ एरोगेंस कहलाती है। उसके बाद एक और बहुत जो है ना, मुझे लगता है इस स्माइल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अक्सर लोग ये स्माइल करते हैं। पैन अमेरिकन जो है ये स्माइल, इसका नाम है द पैन AM स्माइल के नाम से कहा जाता है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि द पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थे, उनको ये कहा जाता था कि आपने थ्रू आउट फ्लाइट मुसाफिरों के साथ जब इंटरैक्ट करना है, जब उनसे बात करनी है, आपने स्माइल करना है। अच्छा। अब उनकी मजबूरी ये थी कि उनको गुस्सा भी आता था, क्योंकि जो मुसाफिर थे वो रैपर्स फेंक रहे होते थे, और वो ये कंप्लेन करती थी कि मुसाफिर जो ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाज में, तंग करते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखते। और आपने फिर भी स्माइल करनी है। लेकिन उनको ये कहा जाता था कि नो मैटर व्हाट, आपने स्माइल करनी है। पैन AM मतलब पैन अमेरिकन जो है, इसको स्माइल कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री ये है, अब जितने भी हम कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करें जमील, वहां पर कस्टमर सर्विस जो इंडस्ट्री, उनको कहा जाता है कि आपने फेक स्माइल करनी है। This is known as fake smile. This is known as fake no matter smile. what, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, आपने उनको साइड पे रखना है और आपने फेक मुस्कुराना है। डॉक्टर स्माइल काइंडली जल्दी जरा क्विकली आगे भी बता दें। बस ये मेन टाइप्स हैं, आगे फिर बहुत सारी। जी नाज़रीन, तो आपने जाना कि ये फ्लर्टेशियस स्माइल है, एम्बैरेस्ड स्माइल्स हैं, बहुत सारी और भी टाइप्स हैं। स्माइल भी होती होगी कोई ना कोई। हाँ जी, सिनिकल तो नाज़रीन, आपने जाना कि स्माइल्स की कितनी इकसाम है, और इनमें से कोई भी स्माइल की किस्म आप अगर अपनाना चाहें तो वो आप अपना सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर स्माइल सबसे अच्छी स्माइल कौन सी रहेगी? पोलाइट स्माइल। तो नाज़रीन, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर स्माइल, डॉक्टर हिना ने, कि आप पोलाइट स्माइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, जोक्स अपार्ट, ये वाकई आजमूदा है। ये आप देखें, दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, एक वेलकमिंग स्माइल, एवरी टाइम यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। वो आप, अच्छा हम तो लाइक यहाँ गाड़ियों में फिर रहे हैं और शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, बाहर तो ज्यादा आवाम ट्रेन्स पे और बसेस पे सफर करते हैं, वहां भी वो एक दूसरे को रास्ता दे रहे हैं, आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ट्रेन में रास्ता दे रहे हैं आपको, और हर वक्त दे हैव अ स्माइल ऑन द फेस।
उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और जमील, आपकी बात से यहाँ लिंक करना चाहूंगी कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ, अक्सर जब फॉरेनर्स से मिलते हैं, उनकी हमें जबान नहीं समझ आती, कुछ नहीं समझ आता, अक्सर जब एलिवेटर में एक साथ होते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग जा रहे होते हैं, तो वो जो स्माइल होती है, दे एक्सचेंज स्माइल, मतलब, और मुझे लगता है आपका एक इंप्रेशन ही चेंज हो जाता है जब आप किसी को देख के स्माइल करते हैं, तो बहुत जरूरी है। और जी, अब्दुल हमीद अदम का शेर है, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। मैंने कहा मैं पूरा कर दूं। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल जनाब, मुस्कुराहट और स्माइल पे हमने बहुत तफसील से बात की। अब आगे बढ़ते हैं और एड्स से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद जानलेवा मर्ज के बारे में अवाम उन्नास में शऊर और आगाही को फरोग देना है। दुनिया भर में सबसे पहले जो एड्स का आलमी दिन है 1987 में मनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन एड्स से मुतासरा मुमालिक में होता है और ये एड्स के फैलाव के हवाले से एशिया में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में मुतासरा मरीजों की तादाद 2,40,000 तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी वजह टेस्ट और इलाज की कम सहूलियात और सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल और एक से ज्यादा अफराद का इस्तेमाल और ख़ास तौर पर स्किन के लिए ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, अब रेजर्स हम यूज करते हैं बगैर साफ किए, सिरिंजेस यूज करते हैं। तो इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं जनाब, वापस आते हैं फिर इस पर बात करते हैं। खून पानी निकलता रहता है, मतलब खून पहले निकलता फिर पानी निकलता है। HIV की बीमारी लग जाने के बाद घर से निकाल दी गई, ये कहते साथ ही ख्वाजा सरा सुंबुल रो पड़ी। उन्होंने मुझे निकाल दिया था, मैं 2 रातें बाहर रही। इस मर्ज में मुब्तला होने वाले अफराद इतनी अजियत का शिकार होते हैं कि जीने की आरजू खत्म हो जाती है। हम बातें, ये हमारे गाली निकालना और हमें ये ताने कसना और हमारे पीछे बातें करना, ये छोड़ दें। हम बहुत टूटे हुए, हम घर से भी बेदखल हैं और माशरे में बेदखल हैं, हमारी कोई जिंदगी नहीं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान में इसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। HIV का मरीज मुआशरे में नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है क्योंकि ये बीमारी किसी को छूने से फैलती नहीं। किसी को छूने से लग जाए या किसी के साथ बैठ के खाना खाने से लग जाए, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक दूसरे का टॉवल यूज़ करने से, टॉयलेट यूज़ करने से, बर्तन शेयर करने से, किसी तरह से भी ये बीमारी ट्रांसमिट नहीं होती। मुहतात रवैया अपना कर और मुआशरे को आगाही देकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। UNAID की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% एड विक्टिम्स तरक्की पजीर ममालिक से हैं, जहां मुफलिसी, भूख, बीमारी और तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से शरह में इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन अली आजम के साथ शरूक तारिक, सुनो टीवी, इस्लामाबाद। और अब इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर नसीम, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस पिम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा डॉक्टर साहिबा कि एड्स है क्या और ये किस तरह से फैलता है? जी बहुत शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से मैं समझती हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, लोगों में आगाही फैलाने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। सो HIV की बीमारी जो है वो एक वायरस से फैलती है और जिसका नाम HIV है, जिसका मतलब है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये बीमारी जो है वो, इसके बारे में आमतौर पर बहुत गलत तासुरात लोगों के जहन में होते हैं कि अगर ये बीमारी किसी को हो गई है तो उसका मतलब है कि जानलेवा मर्ज है और इंसान जो है वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता जब उसको HIV पॉजिटिव हो जाए। और दूसरा, इसके साथ जो एसोसिएटेड स्टिग्मा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे माशरे के अंदर, वो जैसे आपने अभी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि जब किसी को HIV की बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले तो फैमिली वाले ही जो है वो उनका एक तासुर होता है कि ये बीमारी जो है वो एक ख़ास किस्म के रवैये की वजह से ही फैलती है, जबकि हमें मालूम है कि HIV फैलने के और भी बहुत सारे जराए हैं। जरूरी नहीं कि ये एक गैर मुहताज जिनसी रवैये से ही फैले। अगर अनस्क्रीन शुदा जो ब्लड है वो किसी को लग जाए या किसी को इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस हैं जो HIV से मुतासरा हो, उससे भी डिजीज ट्रांसमिशन हो सकती है, या मुतासरा माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है, नीडल शेयरिंग से हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ रूट्स हैं ट्रांसमिशन के जिससे HIV की बीमारी फैलती है। जी, तो इसका इलाज मौजूद है। और जी डॉक्टर साहब, पहले इसकी थोड़ी सी अलामात पे बात कर लेते हैं। अब ये खत्म हो गया।
इसकी अलामात पे बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से पता चल सकता है कि एक जो शख्स है वो खुदा न खास्ता इस मूजी बीमारी में मुब्तला हो चुका है? जी जी, देखिए इसमें जो अलामात हैं, बहुत शुरू में जब HIV का वायरस जिस्म में मुंतकिल होता है तो 2 से 4 हफ्ते के अंदर जो इनिशियल अलामात आती हैं उसको हम एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम कहते हैं। उसमें बिल्कुल आम मौसमी नज़ला ज़ुकाम जैसी अलामात होती हैं, जिसमें बुखार होता है, जिस्म पे रैश आ सकती है, लिम्फ नोड या ग्लैंड्स एनलार्ज हो सकते हैं, मसल में दर्द होता है, जॉइंट पेन्स होते हैं। और ये बीमारी की जो अलामात होती हैं वो आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, यानी खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, जिस तरह के आम नज़ला ज़ुकाम वाली बीमारी ठीक हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो स्टेज होती है जिसमें कि ये बीमारी मिस हो सकती है अगर उसके स्पेसिफिक टेस्ट ना कर लिए जाएं। और चूंकि मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाता है तो वो समझता है कि उसको आम मौसमी नज़ला ज़ुकाम ही हुआ था जिससे वो रिकवर कर गया। उसके बाद पेशेंट जो है ना वो एक ऐसी फेज में दाखिल हो जाता है जिसको हम एक स्टेबल फेज कहते हैं या लेटेंट फेज कहते हैं, जिसमें मरीज आमतौर पर स्टेबल रहता है और उसको कोई खास अलामात नहीं आ रही होती। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि रफ्ता रफ्ता आपकी बॉडी के जो CD4 सेल्स हैं जो मुदाफियाती निज़ाम को शो करते हैं, CD4 सेल काउंट उसको कहते हैं, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाते हैं। और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब वो इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि पेशेंट को के जिस्म में अलामात आने लगती हैं। तो आमतौर पर जो सबसे पहली अलामत होती है जो हमने देखी है कि पेशेंट्स को यूजुअल से ज़्यादा जो है वो कुछ सिम्टम्स बीमारियों के आने लगते हैं, जैसा कि मुंह के अंदर फंगस का लग जाना, पेट का ख़राब रहना, मुसलसल पेट का ख़राब रहना। यानी अगर किसी को 1 माह से ज़्यादा उसका पेट ख़राब रहने लगे और उसकी कोई वजह ना हो और आम एंटीबायोटिक से वो ठीक भी ना हो रहा तो सोच लेना चाहिए कि शायद कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो आम दवाइयों से कवर नहीं हो रहा। अच्छा जी। दूसरा ये है कि अगर किसी को मुसलसल बुखार 1 महीने से ज़्यादा बुखार की कैफियत हो और अनएक्सप्लेन्ड फीवर जिसको आप कहते हैं, जिसकी कोई वजह मालूम ना हो रही हो, और अनएक्सप्लेन्ड या अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी बिला वजह किसी का वजन गिरना शुरू हो जाए। आमतौर पर वजन जब गिरता है तो कोई ना कोई वजह उसके सामने आ ही जाती है, लेकिन HIV की बीमारी के अंदर जो वजन की कमी आती है उसमें आम टेस्टों में नहीं पता चलता जब तक कि आप HIV का टेस्ट परफॉर्म ना कर लें, मरीज को एग्जामिन ना कर लें, उसकी हिस्ट्री ना ले लें। इसके अलावा स्किन के इन्फेक्शन थोड़े एग्रेसिव होने लगते हैं, जैसे स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, डर्माटाइटिस हो जाता है, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, पेशेंट के अंदर जो है वो मुंह के अंदर फंगस लगने लगती है। और ऐसा ऐसा जब CD4 काउंट मुसलसल गिरता रहता है और मरीज़ की तशखीस नहीं होती है और इसका इलाज नहीं होता तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, यानी क्लिनिकल स्टेज 2, 3 और आखिर में एक आखिरी स्टेज होती है जिसको हम क्लिनिकल स्टेज 4 कहते हैं, जिसमें पेशेंट काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। उनको तरह तरह के जो इन्फेक्शन है वो बहुत एग्रेसिव और सीवियर किस्म के इन्फेक्शन होने लगते हैं, लाइक उसको ब्रेन में इन्फेक्शन होने लगता है, TB हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं, बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, CMV रेटिनाइटिस जिसमें आमतौर पर नज़र भी चली जाती है, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन होने लगते हैं। और पेशेंट इतनी सीवियर वेस्टिंग में चला जाता है कि बिल्कुल उसका जो फंक्शनल स्टेटस है या रोज़मर्रा के काम करने का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। और अक्सर पेशेंट जो है वो वेट लॉस की वजह से, जिसको हम कहते हैं ना एड्स वेस्टिंग सिंड्रोम, उसकी तरफ चले जाते हैं और एक फुल ब्लोन एड्स की स्टेज आ जाती है। अच्छा, डॉक्टर साहब किया जाए तो पेशेंट जो है वो मौत के मुंह में जा सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब इलाज की तरफ भी हम आएंगे, उससे पहले हम थोड़ी एहतियात पर बात करना चाहते हैं क्योंकि आदादो शुमार बहुत खतरनाक हैं। एशिया में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि इस्लामाबाद में 4,500 ख्वाजा सराओं में इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो आया सामने। क्या एहतियात है जो हमें बरतनी चाहिए, और देखने वालों के लिए ये भी वाज़ेह कर दें कि क्या ये छूत की बीमारी भी है या आप अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तभी इसमें मुब्तला होंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बीमारी फैलती कैसे है, और हमें अपने मुल्क के सर्कमस्टांसेस और डेमोग्राफिक्स को देखना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन से ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जिनको ये बीमारी होने का डर हो सकता है। तो हमारे आदादोशुमार के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि हमारे पास ज़्यादातर IV ड्रग एब्यूज़र हैं या जो जिनको नशे की आदत होती है, उनमें सबसे ज़्यादा HIV की डिजीज़ देखी गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके पाकिस्तान में आए हैं, लाइक जिन्होंने गल्फ के कंट्रीज़ में या किसी भी कंट्री में जाके कुछ टाइम गुजारा है अपनी फैमिली के बगैर, और वहाँ पे अगर उन्होंने गैर मोहतात रवैया अख्तियार किया है तो उनमें ये बीमारी हमने देखी है। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो कि सेक्स वर्कर्स हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं या जो अपने पेशे के एतबार से रिस्क में हैं कि उनको ये बीमारी हो सके।
और उसके बाद वो लोग हैं जो मुतासरा हमारे यहाँ जो मेल्स हैं उनकी वाइफ्स हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन थी जिनको HIV की बीमारी थी, उनके बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। और नीडल शेयरिंग वाली बात है। तो मोहतात रवैया सबसे पहले तो ये है कि चूंकि सबसे कॉमन रूट इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन है या गैर मोहतात जिनसी रवैया है, तो इसमें प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है। प्रोटेक्टिव वेज हैं, मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करने से ये बीमारी नहीं होती। तो आगाही का होना बड़ा ज़रूरी है कि जब तक आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है अगर कोई पॉजिटिव पर्सन से इनकाउंटर हो जाए किसी का। ड्रग अब्यूज़ के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कंट्री में डिज़ीज़ उस तरह से बहुत ज़्यादा एंडेमिक कहना चाहिए नहीं है। बहुत रिस्की बिहेवियर वाले जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें ये जनरल पब्लिक में भी फैल सकती है, क्योंकि अगर ये बीमारी इसी तरह चलती रही तो फिर ये आम आवाम को भी मुतासिर कर सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि और तरीके भी हैं, जैसे नीडल शेयरिंग है तो जिसमें ये बीमारी लगने का डर होता है। सो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ कहाँ काम करके, कहाँ कहाँ इंटरवीन करके इन लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, इनको सेफ मेथड्स की तरफ ला सकते हैं, और IV ड्रग अब्यूज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसी तरह ब्लड की स्क्रीनिंग को इंश्योर करना चाहिए तमाम कंट्री के अंदर कि किसी को भी ऐसा ब्लड ना लगे, ख़ासतौर पर आजकल के ज़माने में जब बहुत अच्छे टेस्ट मौजूद हैं, स्क्रीनिंग के मेथड्स मौजूद हैं, तो रेगुलेशंस होनी चाहिए कंट्री के अंदर। लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि किसी को बीमारी लगाने में हेल्प कर सके। ठीक हो गया। बचत के ऊपर और प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा कि इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है? जी, ये अक्सर लोगों का सवाल होता है कि HIV की बीमारी लगी तो आया मैं कितनी लाइफ गुजार सकूंगा, या मेरी नॉर्मल लाइफ हो सकेगी, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूंगा या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि HIV की जो बीमारी है, किसी ज़माने में इसको लाइलाज कहा जाता था, इसको मौत कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत अच्छी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयाँ दी जाती हैं। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम लोगों को बिला तफरीक मुफ्त मुहैया की है। और जो लोग टाइमली डायग्नोज हो जाते हैं, जिनकी अर्ली डिटेक्शन हो जाती है और वो अर्ली ट्रीटमेंट पे जिनको डाल दिया जाता है, तो वो एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजारते हैं और वो बिल्कुल अपनी अच्छी फैमिली लाइफ गुजार सकते हैं। इवन अगर वो अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, जिसमें हम पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडेंस देते हैं, और उनके यहाँ जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो HIV से मुतासिर नहीं होते। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अभी तक HIV का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एक तो इस जुमले में कितनी हकीकत है हमारे नाज़रीन के लिए वाज़ेह कर दें, और आपने जिस तरह इलाज का बताया, रिकवरी मोड और इन सारी चीज़ों में आप मरीजों की हेल्प करते हैं, अब वो इलाज जो हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और मरीज की स्टेजेस क्या क्या है, उसको ट्रीट किस तरह किया जाता है? जी, अगर किसी मरीज़ में HIV के वायरस की तशख़ीस हो जाती है तो हम इमीडिएटली, हमारी कोशिश होती है कि जिस दिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आए सेम डे पे उनको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एंटी रीट्रोवायरल ट्रीटमेंट या एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी। ये किसी ज़माने में इसको हाईली इफेक्टिव या हाईली एक्टिव रीट्रोवायरल थेरेपी भी कहा जाता था। ये बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो कि HIV के वायरस की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देती हैं, यानी कि वायरस को स्प्रेस कर देती हैं। अब ये जो बीमारी है ये पूरी तरह से जिस्म से एरेडिकेट नहीं होती, यानी वायरस को आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। इसको आप यूँ समझें कि बीमारी जो है वो ट्रीटेबल है, ये क्योरेबल नहीं है। और जब तक आप दवाई खाते रहेंगे ये वायरस आपकी बॉडी में सप्रेस्ड रहता है। अगर दवाई छोड़ दें और उसको रेगुलर इस्तेमाल ना करें तो वायरस नए सिरे से ये अपना सर उठा लेता है और इंसानी जिस्म को उसी तरह से दोबारा मुतासिर करने लगता है। सो बीमारी का इलाज जो है वो बाकायदगी से दवाई खाने में है, इसको छोड़ देने में दोबारा से वही प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये कहना कि इसका इलाज मौजूद नहीं है तो वो इस सेंस में है कि दवाइयाँ मौजूद हैं, वायरस को सप्रेस कर सकती हैं लेकिन वायरस को मुकम्मल तौर पर बॉडी से ख़त्म नहीं कर सकती। सो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। वंस अगर हम किसी को इलाज शुरू कर देते हैं तो उनको ये ख़ास तौर पर समझाया जाता है कि आपने दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम, आपके कीमती वक्त आप हमें सुबह सुबह ज्वाइन करी थी और इस टॉपिक पे आपने हमारे नाजरीन को आगाही दी और बहुत ज़बरदस्त आई होप प्रोडक्टिव डिस्कशन रही होगी और नाजरीन ने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। बिल्कुल जनाब, और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल एड्स को लेकर
उसकी आदाद-ओ-शुमार बहुत खतरनाक है, जिसका हमने जिक्र किया कि सिर्फ इस्लामाबाद में 4,500 केसेस सामने आए इन्फेक्शियस डिजीजेस के, और गैर मोहतात रवैया खास तौर पर जिस तरह डॉक्टर साहिबा भी जिक्र कर रही थी, ड्रग अब्यूज जो है उसके खिलाफ में बहुत बड़े क्रैकडाउन की जरूरत है, और सिरिंजेस और रेजर्स और आलात, जराही आलात, इवन जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, अब हम ब्लड इन्फ्यूज कराने जाते हैं, बहुत जरूरी है आप किसी को अगर अपना खून दे रहे हैं, आप प्रॉपर पहले टेस्ट कराएं। हम लोग चले जाते हैं, ब्लड ग्रुप हम फाइंड आउट करते हैं और हम ये नहीं चेक करते कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारी चीजों का जो है वो चेक करना प्रॉपर, ये बहुत जरूरी है। तब आप किसी को जाके ब्लड डोनेट करें या किसी का खून लगवाएं, खुदा ना खास्ता अगर आपको खून की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। नाज़रीन, एक तरफ तहरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियां तहलील करने की तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी जानिब पीडीएम जमातों ने भी एक दूसरे से राब्ते तेज कर दिए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब की सियासत में इन हो गए हैं, और जराए के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है, फैसल करीम कुंडी को आसिफ अली जरदारी ने अहम जिम्मेदारी सौंप दी है, और आइंदा 24 घंटों में पीटीआई के अरकान को फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनाने का टास्क दे दिया गया। बिल्कुल जी, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, मुत्तहिदा हुकूमत और पीटीआई दोनों तरफ से क्या अहम फैसले मुतवक्को हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, दोनों तरफ से इस वक्त सियासी गर्मी उरूज के ऊपर है। जब से इमरान खान साहब ने अपने पिंडी वाले जलसे में ऐलान किया था कि वो पंजाब असेंबली से और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बाहर निकल जाएंगे, उससे पहले थोड़ी सी ये कंफ्यूजन थी कि इमरान खान साहब और पीटीआई जो है पंजाब से इस्तीफे देंगे या असेंबलियां तोड़ेंगे। लेकिन जब बात बाद में सामने आई तो यही अंदिया दिया गया कि पीटीआई दोनों असेंबलियां जो है वो तोड़ देगी। उसके बाद से पीडीएम जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तो शायद उनका इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि पंजाब असेंबली में नून लीग के पास बहुत ज्यादा सीटें मौजूद है और उनको सिर्फ चंद एक एलाइज मिला के एक हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं कि पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा, जो 20 मुनरिफ अरकान थे पहले, उनके बारे में जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीटीआई के लोग जो है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि जो लोग मुनरिफ हुए थे और जिनको टिकट दिया गया था पीटीआई के मुकाबले में ज़मीनी इंतखाबात में, वो तकरीबन तमाम लोग हार गए थे और अवाम में भी उनकी पजीराई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इस वक्त जब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊंचा है तो पीटीआई में से कोई निकल के बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरी तरफ एक और भी मसला है कि मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 14 के करीब लोगों की जो है वो अपना असेंबली रुकनियत मुअत्तल है, वो हंगामे की वजह से, तो वो असेंबली में जा नहीं सकते। तो बड़ी एक क्रिटिकल सी सिचुएशन है। लेकिन आपको पता है कि जरदारी साहब, उनको कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, उनकी जो सियासी हिकमत अमली होती है, बड़ी खामोशी के साथ वो मेल मुलाकातें करते हैं और सियासत को बड़े करीब से जानते हैं, और उसमें उसका जो उतार चढ़ाव है उसके वो काफी चैंपियन कहलाते हैं। तो देखें, अगर वो पंजाब में आते हैं, लाहौर में आके बैठते हैं, तो क्या सूरत हाल होती है। जी नसीम सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि जिस तरह आपने जरदारी साहब के लिए जो अल्फाज बोले, मुफाहमत की सियासत और एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह की सियासत में काफ लीग दूसरे नंबर पर आती है और कोई अहम और अच्छा किरदार अदा कर सकती है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से? और मैं लाइटर नोट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल जमील, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरह जरदारी साहब बड़ी बुर्दबारी के साथ सियासत करते हैं, बड़ी तनकीद भी उनके ऊपर होती है, लेकिन वो हंसते हुए उसको टाल देते हैं। इसी तरह पंजाब में काफ लीग का यही स्टांस रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा बड़ी अच्छी सियासत की है और परवेज इलाही उनके जो हमेशा बाजू बन के रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में जो सियासी हालात मुल्क में हुए, तो हमने पहली दफा देखा है कि उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। चौधरी शुजात ग्रुप जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ है, जबकि पंजाब में परवेज इलाही साहब जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट के साथ है। और इसकी मैं जमील आपको जो मेन रीजन है वो बताता हूँ कि आपको पता है यंगस्टर्स सामने आते चले जा रहे हैं। चौधरी शुजात साहब की भी काफी उम्र होगी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अब मोहम्मद इलाही साहब जो है या हुसैन इलाही जो चौधरी वजाहत के बेटे, ये लोग भी सियासत में बहुत एक्टिव है। उधर चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन बड़े एक्टिव है। तो ये जो पंजाब में पीटीआई के साथ रहने का फैसला था, ये मोहम्मद इलाही और हुसैन इलाही ने मिल के किया था। और भैया आपने सुना भी होगा कि परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मैं तो दूसरी तरफ जा रहा था, मैंने तो कमिटमेंट भी कर ली थी, लेकिन मोहम्मद इलाही ने मुझे नहीं जाने दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह
ये खबर आ रही है कि जरदारी साहब ने फैसल करीम कुंडी को एक टास्क सौंप दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का। तो काफ लीग का किरदार पंजाब असेंबली में कितना अहम है और क्या किरदार अदा कर सकती है काफ लीग? देखिए, किरदार अहम क्या है, अहम तरीन है उनका तो इस वजह से कि वो उनके जो 10 कैंडिडेट मिले हुए पीटीआई के साथ, उन्हीं को मिला के तो गवर्नमेंट बनी थी, और इसी वजह से वजारत जो आला है उसका मनसब भी काफ लीग को दिया गया, क्योंकि वो पूरे के पूरे इनके साथ मिल गया। अगर वो दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाते पीडीएम या नून लीग के साथ, तो वहाँ पे हुकूमत बन जाती थी। तो इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है पंजाब असेंबली में, और फैसला इन्हीं को करना है कि इनको इस गवर्नमेंट के साथ चलना है। जिस तरह इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ने का अंदिया दिया है, उसमें साथ खड़े होंगे। वैसे तो मोहन सिलाई साहब को फौरन ट्वीट भी आ गया था, उसके बाद चौधरी परवेज इलाही का वीडियो बयान भी आ गया था कि इमरान खान जब उन्हें कहेंगे वो असेंबलियां तोड़ देंगे। और जी नसीम सिद्दीकी साहब, अब काफ लीग की जो अंदरूनी एक लड़ाई है, कहीं जरदारी साहब उसका फायदा तो नहीं उठा जाएंगे? देखिए, आपको मैंने पहले भी प्रोग्राम में जब भी बात हुई है कि अगर सियासतदान अपनी आपस की लड़ाई सॉल्व नहीं करेंगे तो तीसरी कुव्वत जो है उसका फायदा उठा सकती है। तो अगर काफ लीग के अंदर अपनी लड़ाई चलती रहेगी तो बिल्कुल तीसरी कुव्वत कोई भी सियासी जमात उसका फायदा उठा सकती है। जरदारी साहब भी बड़े बैठे हुए, उन्होंने फैसल करीम कुंडी की ड्यूटी लगाई है, तो फिर कुछ ना कुछ सियासत में जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही है नसीम सिद्दीकी साहब। इस सारी खींचातानी में हमारी अवाम, मुईशत, पाकिस्तान का ये हुकूमत क्या सोच रही है? ये किन लोगों का आपने जिक्र किया? अवाम को बेचारा कौन जानता है, बेचारी महंगाई से तंग आई हुई है। आप देखें 3.5 करोड़ लोग अभी तक सैलाब से जो मुतासरा है, वो आजकल सर्दी का सीजन शुरू हुआ है, वो किस तरह सड़कों पे बैठे ठिठर रहे हैं, रोटी खाने को उनके पास नहीं है, कोई उसके बारे में जिक्र ही नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है कि आपने जिक्र किया अपने प्रोग्राम में। हमेशा सुनो टीवी जो है अवाम की आवाज भी बनता है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और सब सियासतदानों को मिलजुल के बैठना चाहिए। पिछले दिनों जिस तरह एक हिजान बर्पा किया हुआ था अहम तैनाती के ऊपर, वो देखें कितनी खुशसलूबी के साथ तय पा गई है। अब सियासतदानों का काम है, और देखें कि नए चीफ के आने के बाद किस तरह जो हमारे टेररिज्म ग्रुप्स हैं उनके साथ भी झड़प हुई है। हमारे कुछ सिपाहियों ने उसमें अपने जान का नजराना भी पेश किया। तो फौज अपने जो उनके डिपार्टमेंट है उसमें बेहतरीन कारकर्दगी शो कर रही है। अब सियासतदानों की बारी आती है कि अवाम को रिलीफ दें किसी तरह। अवाम बड़ी सख्त परेशान है इन लड़ाइयों से, उनको किसी का कुछ लेना देना नहीं कि असेंबली टूटती है जुड़ती है, उन्हें तो 2 वक्त की रोटी से मतलब है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सुनो टीवी हमेशा अवाम के मसाइल को इस तरह उजागर करता है, खासतौर पर सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं वहां पर पहले अगर खुराक और रिहाइश के मसाइल थे, तो अब सर्दियां हैं जनाब, और मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, और आगे सख्त सर्दियां आने वाली है। तो इसलिए उन भाइयों को का जिक्र भी बहुत जरूरी है, ताकि हुकूमत वक्त उनके लिए कोई काम कर सके, उनको रिलीफ मिल सके और अवाम को रिलीफ मिल सके। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पहली खबर है कनाडा से। फार्म हाउसेस पे लोगों को बहुत शौक होता है जानवर रखने का, मुख्तलिफ परिंदे रखने का, और यही शौक और खुद भी रहने का एग्जैक्टली। तो जो है ना फार्म हाउस, कनाडा के एक फार्म हाउस से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20 शुतुरमुर्ग जो हैं वो फरार हो चुके हैं, और उनको पकड़ने की कोशिश की गई। 5 घंटे की मुशक्कत के बाद पुलिस फाइनली कामयाब हो गई उन शुतुरमुर्गों को पकड़ने में। और वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे कि वो जो शुतुरमुर्ग हैं वो भाग रहे हैं, पुलिस की गाड़ी जो है वो उनके पीछे पीछे है, और पुलिस जो है वो खींचातानी करती है, उनको पकड़ने की कोशिश करती है। शुतुरमुर्ग जो है टक्कर हो जाती है और वो गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत और हौसला नहीं जो है ना वो छोड़ता, और वो भागता रहता है। लेकिन फाइनली जो है ना 5 घंटे लगे इस शुतुरमुर्ग को पकड़ने, इन 20 शुतुरमुर्गों को पकड़ने के लिए। लेकिन आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि शुतुरमुर्ग की जो है ना वो टक्कर लगती है गाड़ी के साथ, और वो बुरी तरह गिरता है, लेकिन गिर के वो फिर से जो है वो भागना शुरू कर देता है। मैं अब ये सोच रहा हूँ ना कि अच्छा भली इनकी रिहाइश का इंतजाम था जी, इनको क्या जरूरत थी वहां से भागने की? अच्छा मैं कुछ लोग रिबेलियस होते हैं, तो ये सोच रहा हूँ, कुछ परिंदे और जानवर भी बहुत रिबेलियस होते हैं, तो आई थिंक ये चलता रहता है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो भाग के जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये भी हुआ कि जब इतने ज्यादा शुतुरमुर्ग एक साथ भाग रहे थे, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के एहलकार उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इस सारी तगोदौ में जो है एक शुतुरमुर्ग गाड़ी के साथ टकराता है। ये वाला शुतुरमुर्ग नहीं, एक और शुतुरमुर्ग, और वो हलाक भी हो जाता है। तो
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मुझे लगता है जो फार्म हाउस की रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, ये उनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि उनके जो वहाँ पर जानवर हैं, परिंदे हैं, जो कुछ भी है उसका ख्याल रखें और भरपूर तरीके से ख्याल रखें। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात करते हैं जनाब ख़वातीन रिलेटेड एक थोड़ी खबर है जी। अच्छा सॉरी, प्लान चेंज हो गया। प्लान चेंज, प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दें आप। बिल्कुल, प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि ना अब आपको मैं इम्तिहान में डालता हूँ, तो प्रोड्यूसर साहब ने हमने ओके जी, मुझे लगता है हमारा इम्तिहान हमने सही बूटी हमने ढूंढ ली है। ओके जी, ये खबर है जी अमेरिका से। अमेरिका में एक खातून है जो कि तकरीबन 51 इयर्स के बाद अपने पेरेंट्स से मिली, और ये बहुत ही एक मुझे लगता है खुशाइन बात है कि 50 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद वो अपने पेरेंट्स से मिली, और पेरेंट्स ने ढूंढा उनको डीएनए टेस्ट के थ्रू। जब एक लैब ने उनके डीएनए टेस्ट रन किए और उनके पेरेंट्स ने डिफरेंट लैब्स में जाके जो है वो रिपोर्ट कराया, बताया, और फिर फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया अपनी इस बेटी के बारे में, और फाइनली उन्होंने अपनी बेटी को डीएनए टेस्ट के थ्रू ढूंढ लिया। और ये जो उनकी बेटी थी उसको अगवा कर लिया गया था, मेड ने उसको अगवा कर लिया था, और जब उसने उसको अगवा किया तो उसका नाम भी बदल कर मतलब तब्दील कर दिया ताकि पता ना चले कि ये वही लड़की है जिसको ये अगवा करके लाई है। और जब उसके पेरेंट्स ने इस बच्ची से कांटेक्ट किया फेसबुक पर, तो बच्ची ने इनकार कर दिया साथ जाने से, और बच्ची ने कहा कि मैं ये कैसे मान लूं कि आप लोग ही मेरे पेरेंट्स हैं। फिर उन्होंने कोई बर्थ मार्क के बारे में बताया, उसकी कमर पे एक निशान था जो कि उसके पेरेंट्स को पता था उसके बारे में, और उन्होंने जब उसको बताया तो बच्ची ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद जो है वो अपने पेरेंट्स से जाके मिली है। सो वाओ, वाओ फैक्टर तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अफसोसनाक बात ये भी है कि हम मेड्स पर, हाउस हेल्प पर जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और अपने बच्चों को उनके हवाले कर देते हैं। इवन डे केयर सेंटर्स में भी यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि माएँ जो हैं, जो वर्किंग वुमेन है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो घर को भी देखें, वो बाहर भी देखें, और फिर वो बच्चों का भी ख्याल रखें। तो जब वो डे केयर सेंटर में या मेड के हवाले कर देती हैं बच्चों को, तो इस तरह के वाकयात जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नुमा होते हैं। इसलिए चाहिए कि आप अपने बच्चों की जो है वो देखभाल खुद करें। जब वो बहुत छोटे हैं, बहुत यंग हैं, तो उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब आपके बच्चों को आपकी सख्त जरूरत होती है। आप अपनी मेड पे नजर रखने के लिए भी किसी को रख सकते हैं। आप कैमरा लगा सकते हैं, आप सीसीटीवी, आप आजकल तो आप मेड पर नजर रखें, उसके लिए एक अलग हायरिंग करें, और या फिर कैमरे वाली ऑप्शन भी अच्छी है। वैसे इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, तो मुझे लगता है एक दफा खर्चा करें, अच्छा सा घर में आप अपने कैमरास का वो जो सिस्टम है इंस्टॉल कराएं, और अपने मोबाइल फोन पे बैठे। आजकल तो आप पाकिस्तान में, आप यूके में देख सकते हैं, या फिर अपनी मेड में आप ट्रैकर इंस्टॉल करवा दें। अरे वाह, ठीक है, वो जहाँ भी है वो आपको पता चल रहा है कि कहाँ है। एयर टैग भी होता है एप्पल का, वो अगर लगा दे मेड अपने साथ, और आप उसको वो ट्रैक कर सकते हैं। हल तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि मेड्स के हवाले ना करें बच्चों को। अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें, और उनकी नशोनुमा, उनकी तरबियत का ख्याल जो है आपकी फोरमोस्ट ड्यूटी है, तो आप खुद ही करें जी। बिल्कुल। अब अगली खबर है जनाब, प्रोड्यूसर ने आज हमें इम्तिहान में डाला हुआ है, और बूटी आ गई। अच्छा जी, मोदी सरकार ने मदरसों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप खत्म कर दी है। अब इस खबर की तफसील कुछ जो है कि भारत में मुसलमान दुश्मन मोदी सरकार ने मदरसों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप खत्म कर दी है, और मदरसों में ज़ेरे तालीम पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को 1000 रुपए माहाना स्कॉलरशिप दी जा रही थी इससे पहले। और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत पहले ही मदरसों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स पर पाबंदी लगा चुकी है। तो गुज़श्ता साल भारत में मदरसों के 16,558 तलबा को 4 से 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स फराहम की गई थी, और जो कि मोदी सरकार ने मदरसों के तलबा के लिए अब खत्म कर दिया है। अब ये कितना अनफॉर्चुनेट है हिना के हम अक्सर ये बात करते हैं कि हिंदुत्व सोच जो है भारत में वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, वहां पर दीगर जो अकलियती मज़ाहिब हैं उनके खिलाफ भी, मुसलमानों के खिलाफ तो कुछ खास ही इस तरह का रवैया ना इनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट पूरी दुनिया में। अच्छा, मुझे फिर ये समझ नहीं आती, पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें हाईलाइट होती हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के खिलाफ जो है वो उनको समझाने की, या तो मुझे लगता है उनको समझाने की
बेसूद रहती है। बिल्कुल, कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कपड़े पर तांबे की कढ़ाई करके लिबास से बिजली बनाएं। वेरी इंटरेस्टिंग। माहिरीन ने खास किस्म का धागा बनाया है जिसे किसी भी आम लिबास कर कढ़ाई करके उसे बिजली बनाई जा सकती है और इस इजाद से कमर्शियल पैमाने पर बिजली भरे लिबास बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा समझाएं ना, ये क्या मैं है? आपको बताती हूँ कि कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गया और एक लेबोरेटरी में एक ऐसा जो है ड्रेस तैयार किया गया। तांबे की कढ़ाई से बिजली बनाने का एक कामयाब तजुर्बा किया गया और ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा कि किस तरह से वो बनाया गया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम और इलेक्ट्रिक न्यूरो जनरेटर के थ्रू जो है ये धागा बनाया गया और इलेक्ट्रिसिटी की कुछ जो है वो तारें वहां पर जोड़ी गई। लेकिन धागा, ये जो तांबे का धागा था, इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद की और ये जो धागा है, ये खास किस्म का धागा है। फिर इसको सूती कपड़े पर जो है वो अगर कहा जा रहा है कि इसकी कढ़ाई की जाए और खास किस्म का कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें इंस्टॉल किया जाए जो कि नजर नहीं आता, बहुत बारीक और डेलिकेट सिस्टम होता है और उससे अगर आप अपने कपड़ों पे कढ़ाई करते हो और कोई स्पेसिफिक मूवमेंट होती है उस कपड़े की तो उससे बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। इंटरेस्टिंग है, सर्किट्स लगाए हुए साथ। एग्जैक्टली, आप अपनी स्क्रीन पर अच्छा, मुझे लगता है ये कोई जब कढ़ाई हो रही होती है ना, उस टाइम पे कोई इसमें कोई चिड़चिड़ाहट सी पैदा होती है। हाँ जी। और उसके थ्रू ये जो ट्रांसमीटर है वो बिजली को कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जमील, आपने अक्सर देखा होगा कि हम कपड़े आयरन करके जब पहनते हैं तो हमें वो एक वेव सी या वो एक आवाज करंट सा लगता है, वो फील होता है, चार्ज हो जाते हैं। दैट्स राइट। जैसे बहुत ज्यादा कॉम करें तो बाल चार्ज हो जाते हैं। तो जाहिर बात है हमारा जो जिस्म है, हम थोड़ा फिजिक्स को पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी तो है, और अगर हम केमिस्ट्री को पढ़े जो कि बचपन में हम पढ़ते थे बहुत मुश्किल भी लगती थी, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती हैं। और वो आपको याद है जब हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया था कि हमारा दिमाग इतना गर्म है कि अंडा बॉयल हो सकता है, वो याद है? एग्जैक्टली, बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, तो कहा जाता है ना, मक्खन आपने अगर छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर मक्खन आप कभी अपनी हथेली पर रखें तो वो फौरन से मेल्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो ज्यादा होता है। फिर ब्रेन के टेम्परेचर की बात करें जमील, तो वो भी हमने आपसे शेयर किया था। इंटरेस्टिंग खबरें तो हम शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी मैं ना प्रोड्यूसर की बात सुन रहा था, स्पोर्ट्स की भी बता दें। मुझे पता है, मैं भी सुन रही थी तो आप बता दें। आप बोल रही थी तो मैंने कहा मैं सुन लेता हूं ताकि मैं ब्रेक पे चुके नाम नाज़रीन जा रहे हैं और ब्रेक सुन भी रही थी, बोल भी रही थी, लेकिन आप बता दें। ब्रेक पर हम जा रहे हैं जनाब। 10 बजे की आप हेडलाइंस देखें और आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो चुका है, तो उस हवाले से भी हम आपको अपडेट रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब बात करते हैं खुश खुबानियों की। अक्सर जो है या फिर खुबानियों की बात करते हैं, एप्रिकॉट्स कहा जाता है इनको, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम उस तरह से जो है इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू का चूँकि हमें पता नहीं होता तो हम इतना ज़्यादा इनको इम्पॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते, या फिर बहुत से लोगों को बहुत पसंद भी होती है। अगर बात की जाए खुबानियों की तो उसको खुमानी भी कहा जाता है एक लैंग्वेज में। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए, हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए, कोई भी सब्जी हो, फल हो, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। बस ज़रूरत यह है कि हमें पता होना चाहिए कि ये कितनी क्वांटिटी में हमें कंज्यूम करना है, इसके क्या फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले जो ख़वातीन हमें देख रही हैं और बहुत हेल्थ कॉन्शियस होती हैं ख़वातीन, उनको होता है कि हमारी स्किन ग्लोइंग भी हो, प्यारी भी हो, और अक्सर मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एप्रिकॉट स्क्रब्स अवेलेबल होते हैं। और स्किन से रिलेटेड अगर हम बात करें स्किन केयर की, तो बहुत सारी ऐसी मार्केट में प्रोडक्ट्स आती हैं जिनमें एप्रिकॉट का जो है वो कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। एप्रिकॉट की जो क्वालिटीज़ हैं ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है। तमाम ख़वातीन जो कि अक्सर कंप्लेन करती हैं कि हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो गई है, ड्राई हो गई है, हमारा सनबर्न की वजह से कलर चेंज हो गया है, तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त है। और पहले इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो खुबानी में पाई जाती हैं। विटामिन्स होते हैं, पोटाशियम है, और आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से जो है वो न्यूट्रिशियस जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं जनाब कि क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। 100 ग्राम खुश खुबानी में जो कैलोरीज हैं वो 241 होती हैं। फैट इसमें 5 ग्राम, प्रोटीन 4 ग्राम, फाइबर 3 ग्राम, और ये जो सारा चार्ट है ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फाइबर 3 ग्राम होता है हर 100 ग्राम खुश खुबानी में, और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 63 ग्राम होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए और फॉलेट भी इसमें होते हैं।
तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप ये चार्ट अब स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल। और अगर बात की जाए कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो वज़न में कमी, पेट के कीड़ों से निजात, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में कमी, हड्डियों की कसाफत में बेहतरी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चूंकि खुबानी होती है, तो खुबानी खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ड्राई फ्रूट्स जब खाए जाते हैं तो खुश खुबानी जो है वो ड्राई फ्रूट्स का हिस्सा होता है, बिल्कुल। लेकिन अक्सर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और खुबानी गुठली वाली भी आती है, बगैर गुठली वाली बगैर गुठली की भी आती है, तो उसको आप ड्राई फ्रूट्स की तरह जैसे आप अंजीर खाते हैं डायरेक्टली, उसी तरह आप खुबानी को भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार, अगर हम रेसिपीज़ की बात करें, डिफरेंट पाइज में इस्तेमाल होती है। जैसे एप्पल पाई आप खाते हैं, उस तरह एप्रिकॉट पाई में भी ये यूज़ होती है। इसके जैम्स बनाए जाते हैं। और विटामिन ए की अगर बात करें जो कि खुबानी में होता है, ये आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर जो ख़वातीन या मर्द हजरात वज़न कम करना चाहते हैं और उनको भूख बहुत लगती है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि जी क्या ऐसी चीज़ है जो अगर हम खाएं तो हमें भूख नहीं लगेगी, उसमें एक तो आलू कहा जाता है, पोटैटोज बहुत इफेक्टिव है। खुबानी जो है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती। तो आप अगर वेट लूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नज़र कभी कमज़ोर ना हो, आपकी स्किन जो है हमेशा ग्लोइंग रहे, तो खुबानी का आप इस्तेमाल करें। और जिस तरह से जमील ने भी कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, गुठली और गुठली के बगैर जो अवेलेबल होती है वो अक्सर ड्राइड फॉर्म में होती है। और उसको बेहतर ये है कि आप लोग धो के खुश्क करके इस्तेमाल करें, और आप डिजर्ट्स में भी उसको ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी, या फिर ग्रीन टी के साथ भी आप उसको खा सकते हैं। तो ये तो थे जी खुबानी के न्यूट्रिशियस फैक्ट्स जो हमने आपके साथ शेयर किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैक्ट्स शेयर करने के बाद आप लोग ज़रूर इसको जो है करेंगे और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे और डाइट प्लान में भी इसको शामिल करेंगे। कुछ फैशन ट्रेंड्स की बात करते हैं जनाब, और आज हम बात करेंगे चश्मों की। हमने कुछ दिन पहले भी काले चश्मे की बात की थी, सनग्लासेस की बात की थी, और आज हम बात करेंगे कि ग्लासेस के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और उसके लिए हम जाएंगे अमन के पास। बिल्कुल जी, ओवर टू यू अमन परवेज। मौसम चाहे कोई भी हो, मर्दों ख़वातीन में जो सन ग्लासेस हैं वो बहुत ही यकसा पसंदीदगी रखते हैं। और इसके अलावा वक्त के साथ साथ जो सन ग्लासेस है उसमें बहुत ही अच्छी रेंज का इजाफा होता जा रहा है। पहले वक्तों में हम देखते थे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है सन ग्लासेस ब्लैक या ब्राउन कलर की आया करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इतनी ज़्यादा रेंज आ चुकी है कि हर कलर की तकरीबन सन ग्लासेस हमें देखने को मिलती हैं। और इस वक्त मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ और हम इन दुकानदारों से जानते हैं कि कौन कौन सी रेंज इनके पास जो है सन ग्लासेस की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका भाई? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके पास जो सन ग्लासेस की रेंज है वो कौन कौन सी मौजूद है आजकल, इसमें कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं? सन ग्लासेस की रेंज हमारे पास ओरिजिनल भी होते हैं, कॉपीज़ भी होती हैं, और फिर सेकंड थर्ड कॉपीज़ होती हैं, इसमें कैटेगरीज होती हैं। वैसे ओरिजिनल सन ग्लास तकरीबन 15,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और कॉपी एक अच्छी कॉपी जो है 4,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। अच्छा, उसमें पोलराइज भी होते हैं, अल्ट्रा वायलेट्स भी होते हैं, प्रोटेक्शंस वाले लेंसेज होते हैं, और कलर की तो रेंज बहुत सारी है इसमें, जैसा आप चाहते हैं वैसा कलर। और आई साइड में भी हम विद सन ग्लास बना सकते हैं। जो मतलब ये सन ग्लासेस जो आई साइट के साथ स्टार्ट हुई हैं लाइक बनना, तो ये कितने अरसे से मतलब है? क्योंकि पहले तो सिर्फ नॉर्मल सन ग्लासेस ही हम देखते थे, तो इसका मुझे बताएं। और थोड़ा कलर्स का मुझे बताएं कि आजकल फैशन में कौन कौन से कलर्स हैं, और विंटर और समर्स के अलावा कौन कौन से? वैसे विंटर में तो लाइट कलर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, डबल शेड ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। फिर इसके अलावा सन ग्लास बनना पावर में तो काफ़ी अरसे से स्टार्ट है, लेकिन इसमें कोई प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस नहीं मिलते थे, लेकिन अब प्रोटेक्शन के साथ भी मिलने लगे। इसमें पोलराइज भी मिल जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट भी हो जाते हैं। अब तो काफ़ी रेंज है, और कलर की तो जैसा कस्टमर कलर पसंद करे वैसा हो जाता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल सन ग्लासेस हैं जो आई साइट वगैरह की, उनकी क्या रेंज है? और अगर हम आई साइट के साथ जो आप सारी बता रहे हैं उनकी क्या रेंज आ जाती है? जैसे नॉर्मल सन ग्लास जो है, जो जिसको हम कहते हैं सेकंड कॉपीज़ कह लें, वो 1750 से स्टार्ट होते हैं, और उसमें 3950 तक की क्वालिटीज़ होती हैं। या वैसे तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे सन ग्लासेस अभी ट्राई की हैं, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगा है जो मैंने लगाया हुआ है। तो इसकी रेंज बताएं कि ये नॉर्मल है या आई साइट वाला है, और इसकी प्राइस क्या है? ये आई साइड भी बन सकता है इसमें, लेकिन ये अभी नॉर्मल है, और उसकी रेंज 60 to 50 का है, आई थिंक। नहीं,
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमें कुछ रेंजेस के बारे में बताया है, जिसमें मेडिकेटेड है, अल्ट्रासोनिक है और रेडिएंट फॉइलिंग है। इन सब के बारे में इन्होंने हमें बताया है और कलर्स के बारे में बताया, और साथ ये भी बताया है कि सर्दियों में लोग जो है ज़्यादा कलर्स जो है लाइटर शेड में पसंद करते हैं सनग्लासेस का, और जो गर्मियों में है वो थोड़ा डार्क टोन में ही जलता है। तो वैसे मुझे जो मैंने अभी अपने सर पर लगाई हुई मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा मुझे एक और अच्छी लगी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, और इसमें ग्रीन शेड जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट जो है कपड़ों के साथ और ओवरऑल ये भी चल सकता है। और आप मुझे बताएंगे आप लोगों को कितनी सनग्लासेस पसंद हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर गर्मियों में सनग्लासेस है ना, थोड़ी लाइक ज़्यादा धूप से बचने के लिए लोग लगाते हैं, लेकिन थोड़ी गर्मी वगैरह भी लगती है, लेकिन सर्दियों में जो है एक फैशन का फैशन पूरा हो जाता है, और आप साथ जो है आप रेस से भी बच सकते हैं। अमन, बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं आपके हाथ में जो ग्लासेस हैं और आपने जो सर पे लगाई हुई आपने इस पैकेज के बाद वापस कर दी होंगी। और वैसे बहुत अच्छी लग रही थी आप पे बहुत अच्छी लग रही थी आप पे ग्लासेस। और ये बात सही है कि गर्मियों में तो हम इनको एज शेड्स जो यूज करते हैं कि हम आपकी आंख की सूदिंग रहें, लेकिन सर्दियों में भी इस्तेमाल की जाती है। अब चूंकि ये फैशन का हिस्सा है तो बहुत से लोग तो सनग्लासेस के अलावा जो बाकी की ग्लासेस होती हैं वो भी जीरो की ग्लासेस यूज करते हैं कि अच्छा हमारे पे अगर शूट कर रही हैं तो हमें अपनी पर्सनैलिटी में ग्लासेस को ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, आपने तो इस तरह भी देखा गया है। आपने सही बात की जमील। और ग्लासेस मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, अगेन डिपेंड्स। बहुत सारे लोगों को जो है ना बहुत अनोइंग भी लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेम है जो अनॉय कर है, लेकिन अगर थोड़ी सी फैशन एंड ट्रेंड्स की बात की जाए, जैसा अमन ने भी बताया, विंटर्स के जो ट्रेंड्स हैं 2023 में वो रेट्रो शेड्स जो हैं वो बहुत इन होने वाली हैं, और उनमें अगर कलर्स की बात की जाए तो बर्गंडी, वार्म टोन्स, बेरी टोन्स, ज्यूल टोन्स जो हैं दिल मेक अ कम बैक, और बहुत जो है वो पर्सनैलिटी के साथ मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं, आपके अटायर के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। हिना, आपकी बातें सुन के ना मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ जी कि ट्रेंड्स में क्या होने वाला। अच्छा, सीरियस कह रहा हूँ जी, सीरियस कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अपडेट रहती हो आप के ट्रेंड्स आने वाले हैं। बहुत शौक, आई थिंक अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। जमील, तो मुझे बताइए ट्रेंड्स कौन सेट करते हैं, कौन इसको? अच्छा, मैं बताती हूँ। देयर आर डिफरेंट फैशन आइकॉन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम पेरिस, चूंकि कहा जाता है कि फैशन का एक गढ़ है, तो पेरिस से जो है ना फैशन ओरिजिनेट होता है। कोई भी ट्रेंड है, आपने पेरिस फैशन वीक के बारे में सुना होगा, वो क्यों कराया जाता है, उसका इनकाद इसलिए किया जाता है एग्जैक्टली, उसमें सारे ट्रेंड्स बताए जाते हैं। फिर हम अगर ब्रांड्स की बात करें जो कि बहुत हाई एंड डिजाइनर ब्रांड्स हैं, जिस तरह से आई वोंट नेम एनी ब्रांड, अगर मतलब मार्केट में जो है नहीं तो वो भी वहां से ब्रांड्स जो है पेरिस से डिफरेंट जो है ब्रांड्स लॉन्च करते हैं हर साल। तो जो वो लॉन्च होते हैं उनकी शेड्स की कलेक्शन है, जूते हैं, बैग्स हैं, परफ्यूम्स हैं। इवन जमील, आपको पता है कि जो ग्लासेस हम पहनते हैं उनकी शेप भी हर साल चेंज होती है। तो 2023 में जो कि फ्रेम्स जिनको हम कहते हैं शेड्स के, एक तो आपके फेस कट के हिसाब से बहुत जरूरी है कि आप ऐनक पहने, आप पे सूट कर रही है नहीं कर रही, इस चीज का आप तयन जरूर करें। उसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए 2023 में तो राउंड ग्लासेस, स्क्वायर ग्लासेस एंड रेट्रो शेड्स जो है वो कम बैक करने वाले हैं। और जिनके पास पुराने हैं ये वाले शेप्स ना हो, क्या वो पुराने पहन सकते हैं? पहन सकते हैं। दिल खुश तो सब खुश। दिल खुश तो हम तो फैशन देसी लोग हैं भाई, हम तो देसी लोग हैं, और हम तो 100 रुपए वाली आप आंखों को बचाएं सनलाइट से, आप कुछ भी पहन लें, आपका सब गुजारा चल जाएगा। खैर जनाब, फैशन ट्रेंड पे बात होना जरूरी भी होता है। और आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं अब्दुल हलीम शरर की। अच्छा जमील, आपने जी फिरदौस बरी, वैसे आपने ये नॉवेल जो है पढ़ा है आपने? मेरा वन ऑफ द फेवरेट है अच्छा ये नॉवेल, और क्योंकि इसमें इस्लाम के खिलाफ जो फिरका बातनिया की साजिशों को कमाल खूबसूरती से बयान किया गया ना, तो बड़ी अच्छी तहरीर है ये अब्दुल हलीम शरर साहब की। और जमील, जिस तरह से इसमें किरदार निगारी की गई है और जिस तरह से इसमें मंजर कशी की गई है वो बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से वो जन्नत के नज़ारों के बारे में बताया गया है, जन्नत की हूरों के बारे में बताया गया है, शहद और दूध की नहरों के बारे में बताया गया है, इतना खूबसूरत है। वो मखमल के फर्श, वो दरख्त, वो सरसब्जो शादाब बागात, परिंदे, तो इसको पढ़कर बहुत एक जबरदस्त एहसास होता है। और आपने वैसे कितने दिन में नॉवेल खत्म किया?
मैंने बहुत जल्दी खत्म कर लिया था इसको, क्योंकि ये आप पढ़ना शुरू करते हैं जी। तो आपका दिल करता है कि अब आप इसको पढ़ते रहे और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लें। ओके, दिस इज आपके व्हाट साथ भी हैपेंड हुआ विद मी। हाँ, मैंने एक नशिस्त में ये नॉवल खत्म किया, वैसे क्योंकि मेरा लिटरेचर ही था तो पढ़ने की आदत है मुझे बहुत ज्यादा, लेकिन ये ऐसा नॉवल है कि आपको अपनी तरफ खींच लेता है। अगर आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ब्रेक नहीं लगा पाते, और मंजर कशी खूबसूरत, कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये नॉवल नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़े इस नॉवल। और अब आज क्योंकि इस नॉवल के खालिक अब्दुल हलीम शरर की बरसी है और हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। फिरदौसे बरी जैसे लाजवाल नॉवल के खालिक अब्दुल हलीम शरर का शुमार बरसगीर के मारूफ अदीबों और सहाफियों में होता है। उन्होंने अवध अखबार से सहाफती जिंदगी का आगाज किया, जबकि उनकी बाकायदा अदबी जिंदगी का आगाज 1885 में नॉवल दिलचस्प की अशात से हुआ। 1887 में अपना मशहूर रसाला दिलगुदाज जारी किया, जो 1926 तक छपता रहा, जिसमें उन्होंने आजाद नज्म और मौरा नज्म के तजर्बात किए और यूं उर्दू शायरी में नज्म के हवाले से अहम संगे मील की सूरत इख्तियार की। मलिक अब्दुल अजीज वर्जना इनका पहला तारीखी नॉवल था, जो 1888 में किस्तवार शाया हुआ। 1891 में ही शरर को नवाब वकारुल मलिक के पास हैदराबाद में मुलाजमत मिल गई। 1892 में नवाब ने उन्हें अपने बेटे का अतालिक बनाकर इंग्लिस्तान भेज दिया, जहां वो 1896 तक मुकीम रहे। उनका शोहरा आफाक नॉवल फिरदौसे बरी 1899 में शाया हुआ। 1910 से 1926 उनकी अदबी जिंदगी का अहम तरीन दौर समझा जाता है। उन्होंने अपनी अदबी जिंदगी में मुख्तलिफ असनाफ़े सुखन में 102 कुतुब तसनीफ की। उनका इंतकाल 1 दिसंबर 1926 को हुआ। नाज़रीन, 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक़िद होगी, जिसके 45 से ज़ायद इजलासों में दुनिया भर से आए सैकड़ों माहिरीन जो हैं वो ज़बानो अदब और फ़नो सकाफ़त पर अपना इजहार ख्याल करेंगे। मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज होंगी, जिसके हिसाब से ये फेस्टिवल जारी रहेगा। बिल्कुल, और मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। और इस वक्त हमारी रिपोर्टर नाज़िश अयाज जो हैं वो अनवर मकसूद साहब के साथ इस फेस्टिवल में मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इस फेस्टिवल की जो है वो तफसीलात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल में, और आर्ट्स काउंसिल में आज जो है वो अहमद शाह साहब जो सदर हैं आर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है, जिसका इनेकाद 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक किया जा रहा है। मेरे साथ अनवर मकसूद मौजूद हैं। कौन नहीं जानता अनवर मकसूद को, और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि वो इस उर्दू कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं और ये उर्दू की तरवीज में और ज़बानों की तरवीज में कितना अहम किरदार अदा करेगी। जी सर, मुझे बताइए। ये सिर्फ उर्दू कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें बलोची ज़बान, पश्तो, सिंधी, सराइकी सब पे बात होगी। जो भी ज़बानें हैं वो हमारी कौम की हैं, वो हमारी ज़बानें हैं, मगर उर्दू कौमी ज़बान है। और ये 4 दिन का जो मेला है इसमें लाखों लोग आते हैं, और इस दफ़ा जो तरतीब दिया है इन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा। किताबें हैं, ड्रामे हैं, अफसाने हैं, शायरी है, सब कोई 110 सेशन है। ओह भाई, 110 सेशंस के साथ अनवर मकसूद जो हैं इसकी क्लोजिंग करेंगे, और उससे पहले जो है अनवर मकसूद ने मुझे बताया कि तमाम ही चीज़ें इसमें शामिल हैं। उर्दू अदब से लेकर तमाम ज़बानों के अदब को इसमें शामिल किया गया है, 6 बड़ी ज़बानों के अदब को इसमें शामिल किया गया ख़ास तौर पे। तो जो है मैं जो है यहाँ पर ये बता देना चाहती हूँ स्पेशली कराची वालों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को, कि भाई वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, उर्दू कॉन्फ्रेंस को ज़रूर अटेंड करें। और ये जो है 1 दिसंबर को 4 बजे जो है वो इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। जी नाज़िश, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक जनाब। अच्छा, पाक इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज है इस पर बात करने के लिए इरफान ज़हीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो मैसेज था क्रिस्टियन टर्नर का, इस मैसेज में उन्होंने एक बात बारीक सी की है, वो आपने शायद उस पर गौर किया हो कि फाइनल दिलचस्प था, ठीक है, इस बार कौन है बेस्ट। तो वो हमें बता रहे हैं कि हम आपको हरा के गए थे T20 सीरीज में, तो अब टेस्ट सीरीज को किस तरह देख रहे हैं आप इरफान साहब? देखिए, टेस्ट में वो बड़ी सीजन और बैलेंस साइड है और बड़े टाइम से वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, बट अगर उनकी लाइनअप देखें तो हमारी लाइनअप भी थोड़ी सा बेहतर है। अब देखना पड़ेगा कि हम इन कंडीशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं।
अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी होम कंडीशन को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने यूटिलाइज किया नहीं। हमने थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच रखी, हमने बिल्कुल ही बैटिंग ट्रैक बनाया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो पहले 2 मैच ड्रॉ हो गए, तीसरा मैच थोड़ा सा हमने जैसे कहते हैं स्पोर्टिंग विकेट बनाई, तो उनके बॉलर हमारे बैट्समैन पे हावी हो गए और वो मैच में जीत गए। हमें इन कंडीशन में बेसिकली करना क्या होता है कि यूए वाला पैटर्न रखना होता है। आपको बैटिंग ट्रैक बनाना होता है, बट थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक बनाना होता है, और आके आपको इन तमाम फॉरेन टीम्स को आपने कहीं ना कहीं स्पिनर के ऊपर फंसाना होता है। बट हमने देखा कि वो हम खुद डरते हैं कहीं स्पोर्टिंग विकेट बनाते हुए कि अगर कोई स्पोर्टिंग विकेट बनाई तो हमारे बैट्समैन ना इस पे की सफर कर जाए। और इवन चेयरमैन साहब की भी स्टेटमेंट मुझे याद है कि सीरीज के दरमियान उन्होंने कहा कि हम ये चीज में माइंड में रख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन बहुत है, इसलिए हम स्पोर्टिंग विकेट नहीं बना रहे। और वही आपकी वही अप्रोच आप मैच में आइडेंटिफाई कर गई। अगर आप लाइनअप के अंदर भी बात करें तो हमारे 4 प्लेयर्स ने इस दफा डेब्यू कर रहे हैं। आज ये एक अच्छी साइन है कि आप यंगस्टर को भी चांस दे रहे हैं, जिसमें सलमान अली खाका ने ऑलरेडी कर लिया था श्रीलंका के अगेंस्ट। फिर इसी तरह हमारे पास हाउस कील है जो कि आल्दो के ओडीआई में पहले डेब्यू कर चुके हैं, उनको चांस दिया गया है। फिर इसी तरह जाहिद महमूद जो स्पिनर है वो यासिर शाह की जगह ऐड किए गए। मोहम्मद अली है फास्ट बॉलर, उनको डेब्यू करवाया गया है। और इसी तरह हारिस रऊफ जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे T20 के अंदर और ओडीआई के अंदर, बड़े अच्छे से पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 3 ऐसे पार्ट थे, उनको भी डेब्यू करवाया गया है। तो ये अब 4 लड़के नए हैं और इनके साथ जाएगा। मुझे लगता है कि शायद जो लाइनअप देखते हुए कि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं अभी लगता है कि शायद टोटल बैटिंग विकेट है, इसलिए आप ज्यादा स्पिनर पे भी रिलाई नहीं कर रहे, और आपकी कोशिश यही थी कि चलें बिल्कुल बैटिंग विकेट ट्रैक करके और फिर उसी कंडीशन को यूटिलाइज किया जाए। और पिंडी की जो हमने लास्ट 2 सीरीज देखी भी है वो प्योर बैटिंग विकेट ही होती है जी। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हम उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं कि प्योर बैटिंग विकेट बनाए, और शायद कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाए हमारे बॉलर की तरफ से तो वेल एंड गुड। मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि हम टीम अप्रोच के साथ ही जा रहे हैं। ठीक हो गया। इरफान साहब, अब कल के मैचेस की बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की। कल के मैचेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका तज्जिया जो है वो क्या कहता है? बिल्कुल, जिस तरह हम देखते हैं कि 4 मैचेस खेले गए हैं, उसके लिहाज से अगर बात करें, कल बेसिकली 4 मैच खेले गए थे। ईरान और यूएसए का मैच ऑब्वियसली पहला मैच था। मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप सबसे खूबसूरत मैचों में से एक मैच था। वो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि ईरान 1-0 से हार गया। फिर इंग्लैंड वेल्स का मैच था, वो इंग्लैंड ने बड़ा डोमिनेट किया, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस देते जा रहे हैं, 3-0 से जीता। फिर तुनीजिया और फ्रांस का मैच था, वो थोड़ा सा एक अगेन अपसेट हुआ। फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन भी है, आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि एडवांटेज मिला तुनीजिया को कि उनके अपने कुछ प्लेयर रेस्ट पे थे क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे। इसी तरह फिर तुनीजिया ने 1 आया, लास्ट मिनट में इवन उन्होंने गोल कर दिया था फ्रांस ने, बट उनके जो अटैकर था वो बिल्कुल ऑफ साइड हुआ, जो अपनी मिस्टेक थोड़ी सी कर गया, जिसकी वजह से वो वो उन्होंने फिर अनक्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने। फिर चौथा मैच जो था लास्ट, वो था ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क का, वो भी बहुत खूबसूरत मैच हुआ। हालांकि डेनमार्क उनसे बहुत ऊपर की टीम है, 10वें नंबर की टीम है, बट ऑस्ट्रेलिया को अगर आप वैसे देखते हो, ये हॉकी भी उसी तरह ही खेलते हैं, बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर, और इन्होंने फुटबॉल भी उसी तरह ही खेली और इन्होंने आउट क्लास किया गेम के अंदर, वो इन्होंने 1-0 से जीता। और अगर आप मजीद आज के मैचेस के ऊपर बात करें तो आज भी इसी तरह ही 4 मैचेस खेले जाने हैं, 2 हो चुके हैं रात को 12 बजे। पहला मैच पोलैंड और अर्जेंटीना का था। अर्जेंटीना ने अगेन अपनी वही क्लास डोमिनेट की, पहला मैच सऊदीया के बाद हारने के बाद अपना दोनों मैच जीते और 2-0 से मैच जीता। इसी तरह फिर सऊदी अरेबिया मैक्सिको का मैच था। सऊदी अरेबिया ने पहला मैच अगर याद तरह जीत जाते तो इनके पास ऑप्शन थी कि वो क्वालिफाई कर सकते थे नेक्स्ट राउंड के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी मैक्सिको से 2-1 से हार गए। और फिर अभी 2 मैच आज और खेले जाएंगे, क्रोएशिया और बेल्जियम का होगा 8 बजे, और फिर सेकंड मैच कनाडा और मोरक्को का होगा। तो ऑब्वियसली क्रोएशिया और बेल्जियम का बहुत जबरदस्त एक कांटेदार का मैच होने जा रहा है। और कनाडा मोरक्को में मोरक्को थोड़ी बेहतर फुटबॉल दोगे, कनाडा भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, बट एक परसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो कहनी चाहिए वो इनकी तरफ से नहीं आ रही। तो ये इस तरह के मैचेस हैं। इसी तरह अगर आप ग्रुप स्टेजेस की भी आप बात करें तो उसमें अगर हम ग्रुप ए को देखते हैं तो नीदरलैंड और
सेनेगल उसमें से आगे क्वालिफाई कर चुके हैं। नीदरलैंड के 7 पॉइंट है, सेनेगल के है। इसी तरह ग्रुप बी भी अपने मैचेस कंप्लीट कर चुका है, उसमें इंग्लैंड 7 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुका है और यूएसए दूसरे नंबर पे है, 5 पॉइंट है। इनमें ईरान और वेल्स नहीं कर सके। इसी तरह ग्रुप सी की बात करें, इनके भी मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रुप सी के अंदर टॉप है अर्जेंटीना ने पहला मैच हारने के बाद अपने दोनों मैच जीते, वो 6 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे हैं। पोलैंड और मैक्सिको के जो पॉइंट थे वो बराबर थे, सेकंड और थर्ड पे थे, बट गोल इन्होंने ज्यादा एवरेज अच्छी थी, इसकी वजह से पोलैंड ने क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह ग्रुप डी जो है उसमें फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया 6 पॉइंट के साथ, तो ये क्वालिफाई कर चुके। तुनिसिया और डेनमार्क नहीं कर सके। इसी तरह आगे अब ग्रुप ई है, एफ और जी एच है, इनके मैचेस आज और कल खेले जाएंगे और इनकी जो टीमें क्वालिफाई करेंगी ऑब्वियसली उस पर फिर हम मजीद आगे बात कर लेंगे। इनके मैचेस अभी होने हैं। अच्छा इरफान साहब, ये फ्रांस क्यों हार गया, क्या वजह आप समझते हैं? क्या उनकी टीम तब्दील कर दी गई, क्या वजह बनी? फ्रांस ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा कि उनके कुछ मेन प्लेयर को रेस्ट दिया गया। जब आप क्वालिफाई कर दो आगे आपके नॉकआउट अब मैचेस शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास हर मैच बड़ा क्रूशियल है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आपने हर जीतना है तो यू विल स्टे इन द वर्ल्ड कप। अगर आप मैच हारे तो यू विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अब जैसे मैंने कहा कि नॉकआउट मरहला स्टार्ट होगा 3 दिसंबर से, उसके अंदर क्या होगा कि आपके 16 टीमें आ जाएंगी, 16 टीमों के ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, आपस में एक मैच होगा और जो जो जीता जाएगा वो अगले सुपर 8 के लिए, अगले नेक्स्ट मरले के लिए वो क्वालिफाई कर लेगा। क्वार्टर फाइनल जिसे कहना चाहिए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। तो अब किसी के पास चांसेस नहीं है कभी गलती का या किसी तरह का। तो अब ये टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। फ्रांस प्रॉब्ली उन टीमों में से थी जिसने सबसे पहले क्वालिफाई किया। तो फ्रांस किसी तरह भी अपने मेन प्लेयर को वो नहीं चाह रहा था कि कोई इंजरी का शिकार हो। आपको पता है कि फुटबॉल बहुत फिजिकल गेम भी है, इसमें आपको एनर्जी भी बहुत लगती है। ऐसे है वो उनकी कोशिश थी कि इनको थोड़ा सा रेस्ट रखा जाए, किसी तरह का फटीग ना आए, शायद मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मुकाबला बड़ा जबरदस्त हुआ और शायद इक्वलाइजर तो वो कर गए थे लास्ट मिनट के अंदर जो उन्होंने स्कोर किया। कुछ उनके अटैकर की मिस्टेक कहना चाहिए कि वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से आगे खड़े थे, इसके से ऑफसाइड डिक्लेयर हो गया और डिस्क्वालीफाई हो गया गोल। बट यही रीजन है, अदरवाइज मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर कहना चाहिए फ्रांस को, जिस तरह की खूबसूरत फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कोई ज्यादा इसका वो प्रेशर लेंगे अपने ऊपर। बिल्कुल इरफान साहब, मुस्लिम ममालिक का बहुत जोर होता है कि हम कोई मैच जीते। सऊदी अरब का स्टार्ट बड़ा अच्छा था, अर्जेंटीना को हराया, लेकिन सऊदी अरब और ईरान जो हैं दोनों टीम्स अब क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गई हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, जितनी भी मुस्लिम टीम है, अगर आगे जो हमारी कतर की टीम है वो एशियन चैंपियन है और वो उस तरह आई थी, एशियन चैंपियन आई थी। बट जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया कि उनकी पार्टिसिपेशन एज एशियन चैंपियन नहीं हुई, एज ए होस्ट हुई थी। शायद वो उसी फ्लो में बह गए कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप का इवेंट हमें मिल गया। बड़ा आप क्लोजली अगर देखेंगे ना मैचेस को, आपको ये यूरोपियन साइड या अमेरिकन साइड्स के अंदर और एशियन साइड के अंदर डिफरेंस ही नजर आएगा। ये फुटबॉल तो सारी मेरा ख्याल है ठीक खेलते हैं। टीम को आप देख लेंगे जो वर्ल्ड कप में आया है, सबके पास टैलेंट है, सबके पास। प्रॉब्लम क्या आता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ गोल के अंदर आके कहीं ना कहीं ये टीमें फंस जाती हैं। जब एग्जीक्यूशन की गोल के लिए आते हैं तो इनके पास शायद वो प्लान नहीं होता, शायद वो उनके अंदर वो स्किल लेवल अभी वो डेवलप नहीं हुई जिसमें वो कन्वर्जन कर पाए इन टर्म्स ऑफ गोल। उधर कहीं ना कहीं ये लैक है, क्योंकि यूरोपियन टीम है या अमेरिकन टीम है या इवन अफ्रीकन टीम है, इनके अंदर ये स्किल लेवल या एग्जीक्यूशन थोड़ी सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके ऊपर इनका प्लान जो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप इनको और डिटेल में देखें तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा अटैक की तरफ जब जाते हैं तो पैनिक कर जाते हैं। पैनिक क्या करते हैं कि ये आपका जो डिस्टेंस होता है उससे पहले ही अटेम्प्ट कर देते हैं गोल के लिए। शायद कहीं ना कहीं ये रिलक्टेंट होते हैं कि हम आगे जाके ट्राई करेंगे तो हमसे बॉल स्नैच ना कर लिया जाए जी। और ये जो टीमें हैं, जब तक इन प्लेयर को ये श्योरिटी नहीं होती कि मैं जाके बॉल को गोल में, अब इस पोजीशन में हूं कि मैं गोल की अटेम्प्ट कर सकता हूं और बॉल मेरे कंट्रोल में है, मैं कंफर्टेबल हूं अटैक करने के लिए, तो वो उसके लास्ट लम्हे तक लेके जाते हैं। यानी कि अगर आपने अपने किसी कुलीग को पास अपने अटैकर को बॉल देनी है तो वो उस जगह पे लेके आएंगे कि जब उसके लिए कन्वीनियंट हो गोल करने के लिए। तो मेरा ख्याल है जो फिनिशिंग लाइन है ना, उसको लास्ट लाइन को क्रॉस करना
वो डी के अंदर आके कहीं ना कहीं बड़ी टीमें ए टीयर और जो बी टीयर की टीमें हैं, मुझे लगता है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली सारी टीमें इस पे वर्कआउट तो करती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंस भी फिर आना होता है एक अच्छी टीम के अंदर ए और बी टीयर, तो मेरा ख्याल है यही एक प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। इरफान साहब, खवातीन रेफरीज की अगर बात की जाए फुटबॉल में आ गई हैं और अब तो खवातीन जो है मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में खुद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? जी ऑब्वियसली जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि फुटबॉल की व्यूअरशिप, अगर 8 अरब आबादी है दुनिया की, तो 5 अरब आबादी जो है वो फुटबॉल खेलती है और देखती है खास तौर पे, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऑब्वियसली किसी भी स्पोर्ट्स है, तो पता है ये रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, जेंडर से ये बियॉन्ड है। और अब जिस तरह आपने कहा कि क्रिकेट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अब तमाम वो कंट्रीज जो समहाउ डेवलपिंग कंट्री नहीं है, प्रोग्रेसिव कंट्री है, वो भी देख रहे हैं कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। और अब ये आपने बाकी एरा है, आपके फील्ड ऑफ लाइफ है, उसके अंदर भी आप देख रहे हो कि हर जगह पे फीमेल की डोमिनेंस भी अब आ रही है, उसको पैरेलल आ रही है। इरफान साहब, पार्ट बना रहे हैं। क्रिकेट में हम लोग फीमेल कमेंटेटर्स को तो देखते ही रहते हैं, फीमेल एम्पायर्स हमें कब नजर आएंगी फील्ड में? गुड क्वेश्चन है ना। क्रिकेट में जी T10 टूर्नामेंट्स के अंदर आप देख रहे हो कि जो इवन कतर एक लीग हुई थी उसमें फीमेल एम्पायर थी। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि अब अपना मार्क का शो करना चाहिए, और वो बता रही हैं कि हम इक्वली गुड है हर तरह के मामलात के अंदर। तो मैं कि इंटरेस्ट की बात है, अब जिस तरह वो अपना इंटरेस्ट शो करती चली जा रही है, अपना पैशन होती जा रही है गेम के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि कोई ज्यादा नहीं, आपको मुझे लगा कि मोस्ट लाइकली 5-6 साल के अंदर आप देखेंगे कि हर जगह आपको जिस तरह बाकी चीजों में कमेंट्री के अंदर, बाकी चीजों के अंदर अब फीमेल आ रही है, एनालिस्ट आपकी फीमेल अब आ रही है जी, वो इस चीजों के अंदर भी आपको बहुत जल्दी नजर आना शुरू होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इरफान जहीर साहब, आप हमें फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड और क्रिकेट मैच के हवाले से भी आगाह कर रहे थे, और आपकी भी अप्रोच जो है वो बहुत जबरदस्त है, पॉजिटिव है, हमेशा आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और विमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात होती है तो इरफान साहब बड़े वोकल होते हैं, और अक्सर हमारी जो ब्रेक्स में भी डिस्कशन होती रही इरफान साहब से, इज ऑलवेज वेरी वोकल। इस चीज को वो बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं कि जो खवातीन की पार्टिसिपेशन है वो हर शोबे में होनी चाहिए, हर शोबे में होनी चाहिए। बिल्कुल। और ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पर एक हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद, और वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट क्या आप जानते हैं का, और आज का हमारा पहला सवाल है जी कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां पर च्युइंगम खाना बैन है, अब खा ही नहीं सकते। वैसे यस, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, उनके लॉ के अगेंस्ट है च्युइंगम बेचना, खाना। व्हाई, व्हाट्स विद द लॉ, मतलब क्यों क्यों पे भी बात की जा सकती है। पहले आप मुल्क बताएं ना। पहले मुल्क बताऊं? पहले मैं अच्छा मुल्क बताती हूँ, तब फिर मुझे जमील बताएंगे कि बैन क्या। अच्छा, मैं मुल्क बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि च्युइंगम मुझे लगता है बदतमीजी की भी अलामत समझी जाती है। व्हेन यू सिटिंग समवेयर और बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है और आप कंटिन्यूसली जो ना च्युइंगम जो है वो चबा रहे हैं या आप च्युइंगम खा रहे हैं, तो वो बहुत मुझे लगता है कि दैट इज एथिकली नॉट करेक्ट। मैं जब बबल खाता हूँ, मैं जब च्युइंगम खाता हूँ, तो मैं हमेशा उसका जो रैपर होता है वो अपनी पॉकेट में रखता हूँ। अच्छा। मैं जब भी उसको थ्रो करता हूँ तो उसी में रैप करके मैं डस्टबिन में या फेंक। अच्छा जमील, आपकी जब च्युइंगम फीकी होती है फौरन फेंक देते हैं? नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ दांतों की। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जी, दांतों की एक्सरसाइज एंड फेशियल एक्सरसाइज होती है। अच्छा, लेकिन कहाँ पर बैन है और क्यों बैन है मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जापान में बैन है। जापान में नहीं। हिंट दे दें इसका फर्स्ट लेटर क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों बैन है। टू कीप द सिंगापुर क्लीन। थाईलैंड बहुत जो है ना वो मैंने बता दिया, टू कीप द सिंगापुर क्लीन। हाँ तो ओके, ओह सॉरी माय बैड। जब इतने जल्दी आ रहे, यू डिड नॉट इवन लेट मी गेस इट। अब मैंने बताना था ना कि क्यों बैन है। ओके, तो सिंगापुर क्लीन रहे, जस्ट टू कीप सिंगापुर क्लीन। ओके, मुझे नहीं पता था कि सिंगापुर में बैन है। वैसे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो लोग भी सिंगापुर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, प्लीज आप वहां पे च्युइंगम मत खाएं क्योंकि वहां पर बैन है। और जमील ने जिस तरह से बताया कि इसकी वजह ये है कि आप जो है वो सिंगापुर को क्या वहां पे लोग इतनी ज्यादा च्युइंगम खाते हैं कि च्युइंगम की वजह से ही वहां पे गंदगी फैल रही है?
पता Very नहीं शायद strange. लोग फेंकते होंगे बहुत, जैसे कराची चले जाएं तो पान की पीकें बहुत नजर आती हैं सड़क किनारे, बैन हो जाना बिल्डिंग्स चाहिए में, हर कराची में जगह भी। पब्लिक जितनी भी स्पेसेस हैं। अच्छा जमील, लाहौर में क्या बैन होना चाहिए जो हमें हर जगह नजर आता है? व्हाट डू यू थिंक, अगर ऑप्शन हो तो? लाहौर में बैन होना चाहिए। केले के छिलके? नहीं, लाहौर साफ सुथरा हर है। जगह नजर नहीं, आ रहे लाहौर हैं। साफ सुथरा है, शुक्र है अल्लाह का। लाहौर में तो हम मतलब रोड्स भी क्लीन है। हाँ, फजाई आलूदगी जो है ये एक बड़ा हाँ मसला जी, है। वो तो एक बड़ा अच्छा, challenge है। सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, इन जो भी बात हो रही है कि बीचेस बड़े मशहूर हैं, तो मेरे ज़हन में एक और सवाल आ गया है कि आप क्या? जानते हैं का कि पानी से रिलेटेड Okay. ऐसी कौन सी चीज है जो खाने के लिए आपको पानी में जाना पड़ता है? गोता। पूरा सवाल तो सुन ले। पूरा सवाल तो आपने कहा पानी से रिलेटेड है, मेरे बीचेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। यू मेड इट सो। पूरा सवाल तो ले ले। पूरा सवाल, गौता भी एक इसका जवाब है, पूरा सवाल तो ले ले। अच्छा, इसका कोई और जवाब है? ओके, पूरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने के लिए आपको पानी में जाना पड़ता है और खुशकी पे भी खा सकते हैं? आप दें जवाब। धोखा आप खुशकी में भी खा सकते हैं, गोता जो है। पहले धोखा खाए फिर गोता खाए। अच्छा, वैसे वो कौन सी चीज है जो आप खुशकी पे भी खा सकते हैं और वो तो कुछ डिपेंड्स, आप पानी में भी खा सकते हैं? हाँ, ये तो ट्रिकी हो गया है। जमीन पे तो आप सब चीजें खा सकते हैं, देखिए लेकिन पानी का गोता और हवा का गोता भी होता है। हवा का हाँ जी, अगर वो जो है वो ऐसा तूफान आए जिसमें आप गोता खा नाज़रीन, जाएं। ये 2 सवाल थे आज के हमारे कि आप जानते हैं कि जो हमने खराब कर दिए हैं। सिंगापुर वाला सही हो गया, लेकिन जो फौरन से गोता आया ना, आपने क्योंकि हिंट ही पे आपने कहा पानी से रिलेटेड सवाल है, हाँ, तो मेरे वो माइंड ना में फौरन क्या आप आया। जानते हैं कि इस सवाल को भी गोता आ गया। ठीक है, तो हम कल नए सवालों के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और आपसे मुलाकात होगी होगी इंशाल्लाह कल। कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय।